अब ये एक जनरल सी हो जाती है, एडिटिव नाम से ही पता चल रहा है कोई भी ऐसी चीज जो हम फूड में ऐड कर रहे हैं, कोई एडिशनल चीज है। अब जाहिर है इसका कोई ना कोई हमारा पर्पस होगा फूड में, फूड बायोटेक्नोलॉजी में इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो हम फूड में ऐड कर रहे हैं उसे आप फूड एडिटिव्स कह सकते हैं। लेकिन अब ये पर्पस जब हम इसका जस्टिफाई कर देंगे उसके बाद हम उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब फूड एडिटिव्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंस और मिक्सचर which is added या present in the food as a result of many aspects। जैसे आप प्रोडक्शन में, फूड की प्रोडक्शन के दौरान डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान डाल सकते हैं, स्टोरेज के दौरान डाल सकते हैं, और पैकेजिंग के दौरान डाल सकते हैं। मतलब फूड की कोई भी जो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, स्टोरेज या पैकेजिंग के दौरान अगर कोई भी चीज आप फूड में ऐड करें, आप उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं कि अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि फूड एडिटिव्स क्या है, व्हाई फूड एडिटिव्स आर इम्पोर्टेंट, या क्यों होते हैं ये। अब अगर आप प्रोडक्शन के दौरान डाल रहे हो सकता है आपको फूड एडिटिव्स इसलिए डाल रहे हो ताकि आपको फूड की अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन चाहिए, या आपको फूड को कोई कलर, कोई फ्लेवर, कोई इस तरह की चीज देनी है, फूड को कोई अरोमा देना है, इसलिए आप कोई फूड एडिटिव्स डाल रहे होते हैं। अब फिर फर्दर प्रोसेसिंग के दौरान हो सकता है आप फूड एडिटिव्स इसलिए डाल रहे हो कि आप नहीं चाहते कि आपके फूड में कोई कंटेमिनेशन आ जाए। जैसे हमने सोडियम बेंजोएट का पढ़ा था, प्रिजर्वेटिव है जो, वो भी एक फूड एडिटिव हो सकता है। फूड में आप कोई कलर डालते हैं वो भी फूड एडिटिव हो सकता है, कुछ स्वीटनर डालते हैं फ्लेवर के लिए वो फूड एडिटिव हो सकता है। ये जो वनीला एसेंस है, ये जो जितने भी एसेंस आप फूड में अगर ऐड करते हैं, एडिशनल चीज को ऐड करें, वो फूड एडिटिव हो सकते हैं। तो ये कुछ आ जाती है फूड एडिटिव्स की टाइप। अब एक एक आपने पढ़ा था, फ्रॉम फार्म टू टेबल मेक फूड सेफ। तो एक आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, ये जो आप लोगों ने फूड सेफ्टी और क्वालिटी के एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, उसमें एक आप लोगों की स्लाइड थी, फ्रॉम फार्म टू टेबल मेक फूड सेफ, के फूड की प्रोडक्शन से लेके उसकी पैकेजिंग तक आपने फूड को सेफ बनाना है। तो प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक अब फूड बायोटेक्नोलॉजी ने क्या वे अडॉप्ट किया, उन्होंने फूड एडिटिव्स का वे अडॉप्ट कर दिया कि आप प्रोडक्शन से पैकेजिंग तक अगर फूड को जो है सेफ बनाना चाहते हैं तो आप फूड एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं। तो अब फूड एडिटिव्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, कोई कलर हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकते हैं, कोई एंटी केकिंग एजेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आप फूड में ऐड कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग, जिसका लिंक फूड बायोटेक्नोलॉजी से हो, उसको पर्पस जब आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, क्या फूड को कोई आप एक्स्ट्रा कलर देना चाह रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्शन अच्छी करना चाह रहे हैं, अरोमा देना चाह रहे हैं, कंटामिनेशन फ्री करना चाह रहे हैं, तो तभी आप फूड एडिटिव्स ऐड करते हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट फूड एडिटिव्स आर एंड व्हाई वी आर एडिंग फूड एडिटिव्स इन फूड? यस मैम। ठीक है। अब फूड एडिटिव्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है या मिक्सचर है, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है अदर देन द बेसिक फूड स्टेप। अब कुछ कुछ तो बेसिक फूड की चीजें हो जाएंगी ना, फूड स्टफ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर फूड में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, या अगर आप उसका पर्पस क्या है, अगर उसका पर्पस ये है कि आप फूड को कंटामिनेशन फ्री बनाना चाहते हैं, या फूड को आप जो है कोई उसमें एक्स्ट्रा माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं चाहते, अगर तो उसका पर्पस ये है तो आप उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं, या फ्लेवर है, टेक्सचर, अरोमा। या अगर आप जो बेसिक फूड की रोजमर्रा की चीजें डाल रहे हैं, आप उसको फूड एडिटिव नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप लोग यू आर मेकिंग बिरयानी एट होम, और आप लोग एंड पे जो कलर उस पे ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स उसको दे रहे हैं, या फिर आप अगर कोई और ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें आप कलरिंग ऐड करें, तो उसको आप फूड एडिटिव डिक्लेयर कर देते हैं। अब वहां पे आपका फूड कलर ऐड करने का क्या पर्पस है कि आपकी जो है वो जो डिश है आपकी, उसकी जो लुक है वो अच्छी लगे, या वो अट्रैक्टिंग लगे, टेम्पटिंग लगे। तो ये इस तरह का पर्पस है आपका। तो ये अब आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा, और आप उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फूड एडिटिव को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, a substance or a mixture of substance other than the basic food stuff which is present in the food as a result of any aspect। कौन सा एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में आप डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग के, स्टोरेज के, या पैकेजिंग में। तो इसको आप फूड एडिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जब पुराने, अब अगर आप फूड एडिटिव, अब हम बात करते हैं फूड एडिटिव की हिस्ट्री पे।
अब अगर केमिकल्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही अगर आप देखा जाए तो केमिकल्स जो हैं वो फूड में ऐड किए जाते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होता है। अब एंजाइम्स का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंजाइम्स तो आपको पता है कि उनकी कितनी पुरानी है, कि इजिप्शियन दौर से जो है एंजाइम को डो मेकिंग में यूज किया जाता था, अगर आप लोगों को याद हो एंजाइम जब हमने पढ़े थे। तो इसका मतलब है कि फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल बड़ा पुराना है, इनको बड़े अरसे से फूड के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज देने के लिए, टेक्सचर, अरोमा या फ्लेवर या उसको प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है फूड एडिटिव्स को। अच्छा, जो बेसिक फूड होते हैं ऑल्सो दे कंटेन नो फूड एडिटिव। अगर फूड रॉ फॉर्म में है, जब तक कि आप उसकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, तब तक तो उसमें कोई फूड एडिटिव नहीं होता। फूड एडिटिव तो आप खुद डालेंगे ना, बेसिक फूड्स में कोई फूड एडिटिव नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट है, उसके अंदर कोई ऑलरेडी एडेड शुगर है, तो आप उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर नहीं करेंगे अनलेस कि आप उस जो फ्रूट है उसको जैम में कन्वर्ट करें और उसमें आप शुगर ऐड करें या कोई केमिकल ऐड करें, तो फिर आप कहेंगे जी ये मैंने फूड एडिटिव ऐड किया। यहाँ पे आपने शुगर क्यों ऐड की? ताकि आप अपने जो जैम है उसको फ्लेवर दे सकें। और आपने कोई केमिकल क्यों ऐड किया? ताकि आपकी जो जैम है वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रह सके। तो ये अब आपका पर्पस हमें पता चल गया और ये अब आपके फूड एडिटिव है। अगर तो आपका फ्रूट है रॉ फॉर्म में, उसके अंदर नेचुरली जो चीजें आप उसको फूड एडिटिव डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ है कि व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि बेसिक फूड कंटेन नो फूड एडिटिव। जरा मुझे रिस्पॉन्ड करें। यस मैम। ठीक है। यस सर। अब जिस तरह से फूड बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही है, फूड एडिटिव्स का जो इस्तेमाल है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अब आप लोगों को पता है एज अ फूड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे तो जाहिर है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि मैन मेड सिंथेटिक चीज है। अब फूड एडिटिव नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल आमतौर पे हम लोग कर रहे हैं वो सिंथेटिक कर रहे हैं। तो उनका ज़ाहिर है अगर इतनी एक्सेस अमाउंट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। अब इसके लिए एक बड़ी एग्जांपल यूज होती है कि ऑल थिंग्स आर पॉइजनस, नथिंग इज विदाउट पॉइजन, ओनली द डोज डिटरमिन वेदर देयर इज हार्मफुल इफेक्ट। कि आपकी डोज पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेस ऑफ, मैंने पहले बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप उसको एक्सेस में यूज करना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बुरी हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ब्रॉयलर की, जो फूड बायोटेक्नोलॉजी का जो है एक एस्पेक्ट है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप, वैसे तो वो प्रोटीन सोर्स है, अगर आप उसको एक्सेस में लेना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो फूड एडिटिव्स के साथ भी यही केस है कि अगर आप उनको एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। अब अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैरायटी ऑफ फूड एडिटिव्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं और इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और फूड में एम्प्लॉय हो रहे हैं। और तकरीबन आप हम कह सकते हैं कि 2500 से ज्यादा डिफरेंट फूड एडिटिव्स जो है वो अब फूड में इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो हमारे डिजायर इफेक्ट हैं, जैसे अगर आप किसी का फ्लेवर, अरोमा, टेक्सचर, जो भी आपका डिजायर इफेक्ट है आप फूड में लेना चाहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। थैंक यू फॉर ओपनिंग इट। मेरे पास ये स्लाइड ओपन नहीं हो रही थी, तो ठीक है, थैंक यू फॉर ओपनिंग इट। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स आ जाते हैं। अब फूड एडिटिव्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि हिस्ट्री अगर आपको फूड एडिटिव की लिखने के लिए थोड़ी बहुत आ जाए तो आप उसको जर्नल सा लिंक करके बता सकेंगे। वैरायटी ऑफ फूड एडिटिव अवेलेबल है, 2500 तक फूड एडिटिव अवेलेबल है। इजिप्शियन दौर से इस्तेमाल होते जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव बड़े देर से इस्तेमाल होते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने प्रिजर्वेटिव का भी पढ़ लिया, सॉसेजेस का पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि फूड एडिटिव का इस्तेमाल जो है वो बड़ा पुराना है हमारी लाइफ के साथ। तो ये छोटी सी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है फूड एडिटिव्स के बारे में। आप लोगों को कंप्लीट ये सब पता होना चाहिए। अब अगली जो चीज आ जाती है, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव क्या है, तो उसमें आप बता सकते हैं ये जितने भी स्वीटनर है, स्टेबलाइजर है, फिर उसके पास सीजनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, या जितने भी सॉल्ट हैं, मिनरल सॉल्ट है, ये कोई फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, या एंटी केकिंग एजेंट है, एंटी फोमिंग एजेंट है, ये जितने भी ये चीजें, ये सारे फूड एडिटिव्स के क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं।
ये जो आप अभी आगे जाके स्लाइड में पढ़ेंगे भी। अब व्हाई फूड एडिटिव्स आर इम्पोर्टेंट, तो इसमें इसका मतलब आपने उसके बेनिफिट्स लिखने हैं। तो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया है कि एक सेफर और मोर न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई के लिए, कि आप चाहते हैं कि जी कंटेमिनेशन फ्री और न्यूट्रिशन जो ज्यादा मोर न्यूट्रिशियस फूड जो है आपकी फूड चेन में आ जाए। एक इसका पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस ये क्या है कि आपके पास ग्रेट चॉइस ऑफ फूड प्रोडक्ट आ जाएगा, ज्यादा चॉइस ऑफ फूड प्रोडक्ट आ सकते हैं फूड एडिटिव के इस्तेमाल से। और तीसरा पर्पस ये हो सकता है कि आपके पास अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी वाला फूड कम प्राइस में आ सकता है। तो ये तीन बेसिक जो मकसद हो सकते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग फूड एडिटिव्स। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं जब आप लोगों से अगर कोई फूड एडिटिव के बारे में पूछे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या है। अच्छा, अब दूसरी चीज अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे स्लाइड में कि व्हाट इज ई। ई बेसिकली कोडिंग सिस्टम है जो फूड एडिटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि फूड एडिटिव्स को ये डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप यूरोपियन यूनियन का एडॉप्टिव डायरेक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, जो वो फूड एडिटिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ इसी बेस पे कुछ फूड एडिटिव्स हमारे लिए कुछ नंबर बेस पे हलाल हो जाते हैं, कुछ हराम हो जाते हैं। अब कुछ उसके लिए डिफरेंट कोडिंग सिस्टम दे दिया, जैसे कह देंगे जी E100 से लेके E900 तक ये जो फूड एडिटिव्स हैं ये हलाल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, हमारे लिए। बाकी जो है उनके हराम सोर्स हो सकता है। तो ये ई से बेसिकली फूड एडिटिव्स की कोडिंग सिस्टम है, फूड एडिटिव्स को डिनोट करते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का ही है, तो जाहिर है उन्होंने उसको ई से डिनोट किया और उसको ई सिस्टम कह दिया। तो ये व्हाट इज ई का आपका आंसर है कि ये ई जो है आपका कोडिंग सिस्टम है। और तकरीबन यहाँ पे आपकी इस स्लाइड के मुताबिक 8,000 मोर देन 8,000 फूड एडिटिव इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि 2500 8,000 तो इंट्रोड्यूस हो गए, 2500 तक जो है वो फूड में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनका रोल देखा जा रहा है। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग में हर जगह पे उनका रोल हो रहा है। और तकरीबन यहाँ पे जिस तरह आप स्लाइड में देख सकते हैं 350 से 400 फूड एडिटिव ऐसे हैं जिनको ई नंबर दे दिया गया। उनको प्रॉपर इंट्रोड्यूस, उनका हर चीज, उनका बेनिफिट जो है, उनका डिसएडवांटेज, हर चीज चेक कर लिया गया और उसको ई नंबर दे दिया गया। अब ये कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती हैं फूड एडिटिव्स की। ये कलर्स हैं, जैसे स्वीटनर्स हैं, और दूसरे फूड एडिटिव आ जाते हैं। अब कलर्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल कलर्स भी हो सकते हैं। अब नेचुरल कलर जाहिर है आपको पता है, जो नेचुरली आप किसी फ्रूट से ले रहे हैं, किसी चीज से ले रहे हैं, उसको आप नेचुरल कलर कह सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल कलर कौन से होंगे? जो सिंथेटिक होंगे, मैन मेड होंगे, जो केमिकली आप लोगों ने बनाए होंगे, उसको आप आर्टिफिशियल कलर। इस तरह स्वीटनर भी है, नेचुरल स्वीटनर्स भी हैं, आपको पता है अवेलेबल है। फ्रूट शुगर है, ये नेचुरल स्वीटनर में आ जाती हैं। आर्टिफिशियल कौन सी होंगी? जो मैन मेड होगी। अब फिर दूसरे फूड एडिटिव कैसे, कौन से एमल्सिफायर हो जा सकते हैं? एंटी केकिंग, एंटी ऑक्सीडेंट, जेलिंग एजेंट हो सकते हैं, कोटिंग एजेंट हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट ई सिस्टम की बेस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है फूड एडिटिव्स की। और इनकी जो डिटेल है आप लोग फूड एडिटिव्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपका फूड एडिटिव्स का कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट फूड एडिटिव्स आर, हिस्ट्री क्या है इनकी, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। और इसके जो तीन मैंने आपको बताए हैं कि मेन जो है एडवांटेजेस, वो आप लोगों को इसके बारे में क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। ये क्लासिफिकेशन फूड एडिटिव्स की इम्पोर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। और ई का, सिर्फ आपको ई का पता होना चाहिए, ई नंबर ये क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं जी ये कोडिंग सिस्टम है। यूरोपियन यूनियन ने ई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया फूड एडिटिव्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, फूड एडिटिव्स को कैटेगराइज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रही थी आपको कि नंबरिंग दे दी गई है, तकरीबन आपको वो रेंज भी बताइए, 350 से 400 तक फूड एडिटिव्स ऐसे हैं जिनको ई नंबर दे दिया गया है। ई नंबर कब देते हैं? जब आपको कंप्लीट उस फूड एडिटिव के बारे में पता चल जाए, उसकी जो है उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, क्या चीज वो जो है उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, सब पता चल जाए तो ई नंबर डिनोट कर दिया जाता है। और तकरीबन 2500 ऐसे फूड एडिटिव्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं सारी चीजों में, और 8,000 तक इंट्रोड्यूस हो सके, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकता हो चुके हो। जिस जहां से मैंने आप लोगों का डाटा लिया है, मेरे उसके मुताबिक हो सकता है ये हो, या अब जिस तरह से जो है साइंस जो है वो इमर्ज हो रही है, डे बाय डे जो है फ्लॉरिश हो रही है, तो हो सकता है इससे भी ज्यादा फूड एडिटिव्स आपके इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये डिपेंड करेगा हर रीजन के यूज पे कि हर रीजन कौन सा फूड एडिटिव यूज कर रहा है और उनका रेट ऑफ फूड एडिटिव जो यूज है वो कितना है। अब जैसे ई नंबर की कैटेगराइजेशन जरा ध्यान से सुन लें।
अगर आप उसे नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं कि अब अगर E100 से E199 मतलब 100 से लेके 199 तक जो फूड एडिटिव है वो ज्यादातर कलर्स है, ठीक है। अब जो E200 से E290 तक है, E200 से लेके E299 तक जो फूड एडिटिव्स हैं वो ज्यादातर प्रिजर्वेटिव एजेंट है। अब फिर अगली जो है E300 से लेके E399 तक जो ज्यादातर फूड एडिटिव हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं या एसिडिटी रेगुलेटर है। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, इतना आप लोग याद रखना, इतना बहुत है। अब इसी तरह आप लोग राइट नोट अप कर रहे हैं, ये जरा इसको नोट कर लें तो बेहतर है क्योंकि आपकी स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। यस मैम, कर रहे हैं। ठीक है। E400 से लेके E499 तक जो ज्यादातर फूड एडिटिव्स हैं आपके ज्यादातर स्टेबलाइजर है, इमल्सिफायर है, या जो कोई भी थिकनिंग एजेंट हो सकता है। ज्यादातर इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर इसमें आ जाते हैं। फिर इसी तरह E500 से लेके E599 तक जो ज्यादातर आपके फूड एडिटिव्स हैं उसमें दोबारा एसिडिटी रेगुलेटर्स आ जाते हैं और एंटी केकिंग एजेंट आ जाते हैं। तो अब ये मैं आपको एक एक का तो नहीं बता रही क्या है, लेकिन आपको रेंज बता रही हूँ कि इस रेंज में जो फूड एडिटिव्स हैं ज्यादातर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरा ये बताने का मकसद है इस इन चीजों से आपको आपको पता होना चाहिए। अब E600 से लेके E99 तक जो आपके फूड एडिटिव्स हैं वो ज्यादातर फ्लेवर एनहेंसर है। आप लोग कोडिंग सिस्टम देखेंगे, आप नंबर देखेंगे, आप अपना फूड एडिटिव चूज कर लेंगे कि कौन सा आपने चूज करना है या नहीं करना। अब E900 से लेके E99 तक मतलब जो फूड एडिटिव्स हैं वो आपके स्वीटनर्स आ जाते हैं ज्यादातर। इसमें स्वीटनर्स आपके सारे आ जाते हैं, और भी हो सकते हैं, कोटिंग एजेंट भी हो सकते हैं, और भी अब डिफरेंट बुक्स के मुताबिक डिफरेंट डेटा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें स्वीटनर्स आ जाते हैं या एंटी जो सॉरी कोटिंग एजेंट है जो कोट करने के लिए किसी फूड को इस्तेमाल होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर लास्ट में E1000 से लेके E199 तक जो ज्यादातर आपके फूड एडिटिव हैं वो केमिकल्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट आपकी आप कह सकते हैं कि ई नंबर कैटेगराइजेशन मैंने आपको ये बता दी है कि ई नंबर जो आपका ई सिस्टम है, जो आपका कोडिंग सिस्टम है फूड एडिटिव्स के लिए, उसकी ये कैटेगराइजेशन है जो मैंने आपको बताई है कि कुछ हद तक उसमें ज्यादातर चीजें ये आ सकती हैं कि इसमें एज अ फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये रेंज है और इसमें ज्यादातर जो फूड एडिटिव्स हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बताएं बेटा। मैम, आपने जिस तरह बताया कि जो ई सिस्टम है ये यूरोपियन यूनियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो फिर ये कोडिंग सिस्टम से हम हलाल हराम का कैसे कर सकते हैं, लाइक ये ठीक है, ये इसी तरह ये जो आपके नंबरिंग में डिस्कस कर रही हूँ ना आपसे, E200 से E299 तक, ये अब हर कंट्री ने दिया होगा कि ये जो रेंज है इसमें ये इन्होंने अगर ये कौन सा है, फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे इमल्सीफायर की एग्जांपल ले लेते हैं। इमल्सीफायर मैंने आपको लिखवाया E400 से 499 की रेंज में। अब इमल्सीफायर जो है वो ज्यादातर कंट्रीज का क्या होता है, ये जो इमल्सीफायर लेते हैं ये पिग सोर्स से लेते हैं। ये जो बाहर वाली कंट्रीज हैं जो मतलब जो दूसरे ममालिक हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो अब आपको ये पहले से आपके पास एक लिस्ट मौजूद होगी। उन्होंने लिखा होगा जी ये जो हमने मल्सीफायर है अगर इसका पिग सोर्स है, इसका क्या सोर्स है, उन्होंने लिखा होगा और कोडिंग सिस्टम आपको बता दे होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमने पिग सोर्स से मल्सीफायर बनाया। तो जाहिर है एज अ मुस्लिम कंट्री या एज अ फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप तो फिर उस जो कोडिंग सिस्टम है उसको चूज नहीं करेंगे ना अपने फूड एडिटिव के तौर पे, आप तो उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे। आप कहेंगे नहीं जी ये जो मल्सीफायर आपने लिया है इसका पिग सोर्स है, तो पिग सोर्स इज नॉट हलाल फॉर अस बीइंग अ मुस्लिम, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी अपने फूड एडिटिव्स के लिए। तो ये एक तरीका कार होता है इनको हलाल या हराम को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, मैंने आपको एग्जैक्ट कोडिंग सिस्टम हलाल या हराम का इसलिए यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि हर कंट्री का अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मतलब उनकी सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। वैसे तो एक इंटरनेशनली एक होगा लेकिन इसमें वेरिएशन आती रहती है, तो इसलिए मैं आपको एक नहीं बता दूंगी जी ये जी E200 जो है, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिस्टम बता दूं जी जो ज्यादातर जी आप E450 है जी वो हराम है यूज के लिए, नो आई कांट से इट, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिस्टिंग्विश हो सकता है ऑन द कि उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है उस इमल्सीफायर का। लेकिन मैंने आपको रेंज बता दी है जी, E400 से 499 तक ज्यादातर इमल्सीफायर, और इमल्सीफायर में ही ये प्रॉब्लम आती है कि वो ज्यादातर पिग सोर्स से होते हैं।
तो ये इसको थोड़ा सा, तो बीइंग बीइंग अ मुस्लिम, तो आप उसको अगर और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका सोर्स क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू फातिमा? यस मैम। हाँ जी, फूड एडिटिव्स के बारे में कुछ क्लियर हुआ? उसमें यही है बेटा, इस चीज में आप लोगों ने याद रखना है कि इसका नो डाउट फूड बायोटेक्नोलॉजी में इसका बड़ा यूज है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप इसका ओवर यूज करेंगे तो जाहिर है फूड एडिटिव से जो है डेंजर एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि दे कैन बी कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। आप अगर आप फूड एडिटिव्स का ओवर इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अलावा डिफरेंट डिजीज ये फूड एडिटिव्स, अब जैसे वो था, अगर आपको याद हो, ये जिस चाइनीज साल के नाम से जो आप लोग इस्तेमाल करते थे वो बैन हो गया। क्यों हो गया बैन? चाइनीज साल जो आप लोग इस्तेमाल किया करते थे, को जीनोमोटो बोलते थे। हाँ जी, क्यों हो गया बैन? यस मैम, वो मेल इनफर्टिलिटी काज करता था और वो एज अ फूड एडिटिव हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब फूड एडिटिव का जब उस पाकिस्तान में जी फूड बेतहाशा उसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उसका जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, हर खाने में तो वो डालना होता था, उसके बगैर तो खाना चलता ही नहीं था। तो जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो उसने भी हमें हार्म काज करना किया। तो उसके लिए क्या किया कि फूड अथॉरिटीज ने आके उसको बैन कर दिया कि नहीं जी, अब उसको अब हमने इस्तेमाल नहीं करना अपने फूड में, क्योंकि वो हमारे लिए अब कार्सिनोजेनिक था। इसके अलावा डिफरेंट आपको ज़ाहिर मेल फर्टिलिटी जो है प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम एसोसिएट वो कॉज कर रहा था। अब दूसरी चीज, अब ये जो फूड कलर्स है इन पे भी बैन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके बगैर आपकी किसी कोई कोई चीज, स्पेशली हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है कि किसी चीज का भी फूड कलर के बगैर तो गुजारा नहीं है। और इस्तेमाल भी उनका इतना किया जाता है कि वो बस शायद वो पता नहीं क्यों इतना ओवर उसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो आपके लिए एट द एंड हार्म काज कर देता है। तो ये चीजें हैं, और इसके लिए इसलिए बार बार कि एवरीथिंग, ये जो मैंने आपको पॉइजन वाली बात की थी कि हर चीज जो होती है वो पॉइजन हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा उसके डोज पे कि आप उसकी कितनी डोज ले रहे हैं। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जाहिर है आप उसका एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब डिफरेंट टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो फूड एडिटिव से रिलेट करती हैं। जैसे फूड एडिटिव कुछ लोगों में अस्थमा भी कॉज कर सकते हैं, वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं, हेडेक कॉज कर सकते हैं, एक्जिमा काज कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। अब डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है फूड एडिटिव से, और इनकी जो स्टडीज है वो फाइंड आउट की गई हैं। अब कुछ फूड एडिटिव्स इतने हार्मफुल हैं कि वो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने यूज के लिए। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे अब कलर्स हैं। अब कलर्स की कोडिंग सिस्टम के लिहाज से जब E123 की अगर मैं बात करूं, तो ये फूड कलर जो है वो बहुत इतना हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए कि आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप उसको अपने फूड के लिए इस्तेमाल कर लें। E123, तो अब E123 अगर फूड कलर का कहीं पे नाम लिखा हुआ था तो वो आपने अपने फूड में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इट कैन बी कार्सिनोजेनिक, इट कैन कॉज वेरियस टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ह्यूमन बॉडी। अब इसी तरह एक और फूड कलर आ जाता है E133। अब ये कुछ फूड कलर्स ऐसे हैं जो मुझे पता है कि ये हार्मफुल है, ये जो मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़े या डिफरेंट जगह पे पढ़े। अब जिस तरह से साइंस इन्वॉल्व हो रही है, हो सकता है ये लोग अपने इस फूड कलर में फिर फर्दर आगे आके चेंजिंग कर लें, या जो है इसको खत्म कर दें, इसमें जो प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है आप इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये E123 जनरली ये फूड कलर्स हैं जो हम फूड एडिटिव्स के लिए रिकमेंड नहीं करते, और ना ही हम इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह कुछ फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं जो मुझे पता है। जैसे अगर अब मैं बात करूं E213, E220, ये जो 220 वाली सीरीज है ना फूड प्रिजर्वेटिव की, तो ये बड़ी हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी की कंजम्पशन के लिए। तो उसको भी जनरली फूड बायोटेक्नोलॉजी में रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसमें सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है वो E220 है, और E226 है, E226, E220 और E213 के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि वो भी बड़ी हार्मफुल होती है। अब फिर फर्दर स्वीटनर्स की अगर हम बात करें, ये जो स्वीटनर्स हैं जो ज्यादातर फ्लेवरिंग एजेंट है, ये आप जो अवॉइड करने चाहिए, जो यूज नहीं करने चाहिए, E954 था जो बड़ा हार्मफुल था। फिर
951, ये जो 950 से आगे वाली सीरीज है, ये बड़ी हार्मफुल थी एज अ स्वीटनर फूड के लिए, और वो इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, अगर आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना हो, तो ये भी फूड में यूजुअली कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम एसोसिएट कर सकता है। तो ये तो कुछ फूड कलरिंग के, इनके बारे में तो मैं आपको श्योर कह सकती हूँ ना कि ये आप जो है ये अवॉइड करने चाहिए, ये हार्मफुल हो सकते हैं। हलाल और हराम वाली बात जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि उसके लिए क्यों मैं आपको कोई कोडिंग नंबर एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रही। मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं भी बताना नहीं चाह रही, और उसका रीजन मैंने आपको एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए उसमें सबसे पहले आपने उसका ओरिजिन कंफर्म कर लेना कि ये इस कंट्री का है तो इसका क्या ओरिजिन है, तो फिर उसकी बेस पे आप उसे डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो फूड ये जो कोडिंग सिस्टम मैंने आपको बताए, ये ज्यादातर अब जाहिर है ये तो केमिकल्स की बेस पे है ना, कि ये केमिकल इसमें यूज हुआ हुआ है, तो उस बेस पे मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ रेंज है, तो ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में कहीं पूछ ली जाए, तो इनको याद रखिएगा कि कौन कौन सा नंबर आपको बताया गया था कि जो यूजुअली सोचा जाता है कि अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को फूड एडिटिव्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि व्हाट फूड एडिटिव्स आर। मैम ये क्वेश्चन है। यस सर। जी जी। मैम मैंने ये पूछना था कि अभी आपने आमना को बताया हलाल और हराम के बारे में, तो मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम उन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो हमें कोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वाकई में पिक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आजकल बायोलॉजिकल वार्स और कोल्ड वार्स के नेम पे ये सब चीज़ें तो पॉसिबल हो सकती है ना। अब देखें, अगर किसी कंपनी ने अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अब डिफरेंट आपने अब इसके लिए आपकी क्या आएगी, ये जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट आपने फूड सेफ्टी और क्वालिटी के पढ़े थे, इसमें ये चीज आ जाएगी। अब जाहिर है अगर जो चीज इंटरनेट अब उसमें उनकी डिफरेंट मॉड्यूलेशन थी जो आप लोगों ने पढ़ी थी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थी, या जो भी सारे जिस तरीके से वो फूड को सेव कर रहे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तबाह से, जाहिर है जो कंट्री आपको एक्सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान का जहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो जब जाहिर है वो उसको देखेंगे, सारा क्रॉस चेक करेंगे, तभी आपकी मार्केट में आने देंगे। अदरवाइज अगर अगर कोई अपनी जॉब ऑनेस्टी से कर रहा है और फूड सेफ्टी और क्वालिटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको कर रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो भी और जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसको वो भी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा, ये जो ई सिस्टम दे ही इसलिए दिया है कि अब ये इंटरनेशनल सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवा दे, अगर कोई कंट्री इसके खिलाफ जाएगी तो जाहिर है फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनके वो प्रोडक्ट ही बैन कर दिया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कंट्री ऐसा करेगी कि उनका जो पूरा प्रोडक्ट है उसे बैन कर दिया जाए। जैसे आप लोगों को अगर पता हो कि पीनट बटर मार्केट में बड़ा आना शुरू हुआ था, अगर आप लोगों में से कोई यूज करता हो, कोई बड़ा डाइट कॉन्शियस हो, पीनट बटर कंजप्शन करते हो, जी किया किसी ने पीनट बटर इस्तेमाल? यस मैम। हाँ जी, तो पीनट बटर क्यों बैन हो गया? मैम अभी भी आता है। आता है लेकिन वो ब्लैक में आता है, वैसे उसे बैन कर दिया गया, क्यों किया गया? यस मैम, अभी भी अमेरिकन पेपर का आता है लेकिन ब्लैक में ही आता है। हाँ जी, लेकिन वो भी बहुत कम होता है। पहले पीनट बटर बहुत डिफरेंट कंट्रीज के थे, अमेरिकन गार्डन के थे और डिफरेंट कंट्रीज के थे जो अवेलेबल थे, लेकिन अब उनको क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि उनके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पाए गए हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसके अंदर उसके बड़े हार्मफुल इफेक्ट देखे गए हैं, तो उसी के बेस पे जो पीनट बटर है उसकी कंजप्शन को कम कर दिया गया, वरना उसका पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा था, उसको बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसी तरह ये न्यूटेला है, न्यूटेला जो आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, वो भी एक, अगर पहले तो आना शुरू हुआ है लेकिन वो भी देखा गया जब बाद में कि वो कार्सिनोजेनिक है, वो बच्चों में जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट है उसको स्टॉप करे। वो तो वो क्लेम कर रहे हैं कि जी बड़े न्यूट्रिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे तो उसको उसकी जो कंजप्शन है ओवर कंजप्शन की जा रहे हैं, तो उसके लिए वो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को जरा स्टॉप कर रहा था, तो उसको भी देखा गया कि ये हार्मफुल है कि नहीं, इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टिल न्यूट्रिला पे तो बहस है, हो रही है, तो उसके लिए जाहिर है कोई ना कोई जो है जब 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 तक कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक उसको कंप्लीट बैन नहीं किया जा सकता। बहरहाल पीनट बटर को कर दिया गया। मैम आप ये बता सकती हैं कि ई जो 600 से ऑनवर्ड है ये किस लिए यूज होते हैं? ये मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ। असल में उस वक्त मैंने आपको फ्लो में बता रही थी। मैम फ्लेवर एनहांसर बोला है आपने।
फ्लेवर एनहेंसर और साथ क्या बोला मैंने? स्वीटनर का भी बोला है? नहीं, खाली फ्लेवर एनहांसर का बोला है। मैम वो 900 से 999 तक है बस स्वीट। ठीक है, 9 से ठीक अब है, आपने ठीक है। 990 आपने 600 का पूछा ना, ठीक है, मैंने फ्लेवर एनहेंसर का ही बोला। ठीक है, मैंने फ्लेवर एनहेंसर का बोला और उसके बाद मैंने आप लोगों को स्वीटनर का बोला है, ऐसे ही है ना? 900 से ऑनवर्ड कोटिंग एजेंट और ये सारा बोला है। जी यस मैम। मैम। मैम ठीक है। ये मैंने ना गूगल किया था पहले E600 से ऑनवर्ड ना, तो वो दे रहा था कि ये पिग का होता है, ऑयल यूज करते हैं। तो नहीं, अब इमल्सिफायर में होगा ना ऑयल यूज, वो गलत भी आपके पास आ सकता है। मैंने इसलिए आपको बात की, इमल्सिफायर ज्यादातर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये हो सकता है वो अब फ्लेवर एनहांसर में कोई इसमें भी इस्तेमाल कर रहे हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज आर देयर। तो अब जाहिर अगर पिक का इस्तेमाल करें तो वो हराम है आप लोगों के लिए, आप लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसलिए कोई भी इस बारे में इतना श्योर नहीं है कोडिंग सिस्टम के बारे में, जब तक कि आपको उसका ओरिजिन ना पता चल जाए। आप लोग उसको सर्च करेंगे तो आपको उसका ओरिजिन पता चल जाएगा, फिर आप उसकी बेस पर से डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादातर फूड एडिटिव्स का मसला यही है, जो है ना, ये जो हम इंटरनेशनल, ये जो खासतौर पे नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो कर रही है, वो ज्यादातर जो है उनका प्रॉब्लम ही यही है कि ज्यादातर उसमें पिग सोर्स इन्वॉल्व होता है और इसलिए उसको रिकमेंड नहीं किया जाता मुस्लिम कंट्रीज में कि उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इस बारे में आप लोगों को बड़ा जो होता है ध्यान रखना चाहिए और बड़े इसको ख्याल से जो है इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी, फूड एडिटिव्स की अभी आप लोगों की इतनी ही स्लाइड नहीं है, आप लोगों की और भी बेतहाशा स्लाइड है फूड एडिटिव्स की। आज की जो क्लास थी वो इसलिए इतनी कीनली ली गई है कि मुझे आप लोगों का फूड एडिटिव्स का एक कंसेप्ट बिल्ड करना था, क्योंकि आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा। अब आप लोगों को कंप्लीट एक, मेरा ख्याल है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि फूड एडिटिव्स क्या है, ई सिस्टम क्या है, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग फूड एडिटिव्स, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग फूड एडिटिव्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्लासिफिकेशन है, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अभी भी जरा इन 4 स्लाइड्स को देख लें, अभी इसके बाद और भी है। अभी आपकी इसकी बेतहाशा स्लाइड्स हैं, तकरीबन 60 स्लाइड हैं आपकी पूरे डिटेल्स पे। तो जरा अपना मेन जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बिल्ड कर लें, तो उसके बाद हम डिटेल में आपकी पूरी डिटेल्स की स्लाइड को देख लेंगे। जरा इसको देखें, रीड करें बैठ के, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। मैम हम फूड एडिटिव्स को नेचुरल थिंग से रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे हमारे कलर्स हैं ये आर्टिफिशियली बन रहे हैं, तो इनको हम नेचुरल चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हम आगे आके पढ़ेंगे कि कलर्स में भी आपके 2 फॉर्म आ जाएंगी। नेचुरल कलर्स आ जाएंगे और आर्टिफिशियल कलर्स आ जाएंगे। तो नेचुरल कलर अगर आप यूज करेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन नेचुरल कलर्स के साथ क्या मसला आ जाएगा, उसमें वैरायटी नहीं होगी कलर्स में। जिस तरह आर्टिफिशियल कलर में वो मैन मेड है, सिंथेटिक है, तो मैन ने ज्यादा उसमें वैरायटीज बना ली, उसमें वैरायटीज कम होंगी। तो उसका ये होगा मसला कि मतंजन में आपके रंग कम आ जाएंगे। तो ये आप ठीक लोगों है ने मैम। अपने घर वालों को भी ये चीज मेक श्योर करवानी है और खुद भी मेक श्योर करानी है कि ये कलर्स के बगैर भी जिंदगी मुमकिन है, कलर्स के बगैर भी डिश जो है वो अच्छी बन सकती है। तो आपने ये चीज उनको लाजमी रियलाइज करानी है कि ये कोर्स आउटलाइन पढ़ने का आपको ये कम से कम फायदा हो कि आप उनको ये चीज रियलाइज कराएं कि ये जो है चाइनीज साल्ट है, या ये जो फूड कलर्स हैं, स्पेशली ये जो सब स्टैंडर्ड फूड कलर्स हैं, ये जो आप लोगों को टू बी मतलब वेरी फ्रैंक विद यू, अगर आप लोग लाते हैं, आपको पता हो ये 10 5 के या 15 के या 20 के जो आप लोग कलर्स लेकर आते हैं, आप लोगों ने घर वालों की चीज रियलाइज करानी कि ये बहुत डेंजरस है, ये हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, हमने इनको यूज नहीं करना। अगर आप वाकई कोई फूड कलर डालना चाहते हैं तो अच्छे वाले फूड कलर लेकर आए, जिनकी जरा कॉस्ट ज्यादा, फिर उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि वो आपकी जो है आपकी सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। तो इस जो कोर्स आउटलाइन को पढ़ने का आपको कम से कम ये फायदा होना चाहिए कि आप अपने घर वालों को ये चीज रियलाइज करा सकें कि फूड एडिटिव्स के बगैर भी जो जिंदगी है वो मुमकिन है और ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब एक
ठीक है जी, ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो गई? ये 4 ये स्लाइड हैं, बड़ी आसान सी, इनको दोबारा जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। जो आपको बल्कि 3 ही स्लाइड्स हैं आप लोगों के, और जो बल्कि आपको जो चीजें नोट करवाई हैं उनको जरा याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब एक छोटी सी वीडियो है जो आपके उससे रिलेटेड है, आपके लेक्चर से, आप जरा उसको प्लीज देख लें। ओके मैम। हाँ जी, व्यूएबल है सबके लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस मैम, व्यूएबल है लेकिन वॉइस नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। जी, ये आपका प्रिजर्वेटिव आ गया। फूड सबसे पहले इन्होंने फूड एडिटिव्स की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई थी, इससे मैंने वो गुजार दी, और फूड एडिटिव्स की क्लासिफिकेशन थी जो अब आपको पता चल गया। ये प्रिजर्वेटिव हैं, ये कलर्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हैं, ये सारे फूड एडिटिव्स के क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। तो पहला प्रिजर्वेटिव उन्होंने स्टार्ट किया प्रिजर्वेटिव का। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रिजर्वेटिव का क्या मकसद है, कंटेमिनेशन को अवॉइड करना। और 2 तरह के प्रिजर्वेटिव बताया, नेचुरल है और सिंथेटिक। अब नेचुरल के ज़्यादा नुकसान कम होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट हर्ब्स हैं जो आप लोग यूज कर रहे हैं। थाइम थाइम का ज्यादातर, ये थाइम है, क्लोव्स का तो ठीक है आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ये थाइम का ज्यादातर इस्तेमाल, ये जो बेकिंग करते हैं वो लोग करते होंगे, उन्हें आइडिया होगा व्हाट थाइम इज। तो ये थाइम एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट भी इस्तेमाल होती है, और अरोमा देने के लिए भी आपके फूड को इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव आप लोगों ने देख लिया।
जी, फूड एडिटिव्स का कंसेप्ट बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को कि फूड एडिटिव्स है क्या? अब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सबको डेवलप होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। वीडियो देख के आपने उसकी क्लासिफिकेशन की भी कंप्लीट डिटेल देख ली है, जो हम आने वाले जो भी आपके लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग उसे व्यू करेंगे। अब आप लोगों को एक जनरल कंसेप्ट फूड एडिटिव्स का बिल्ड हो जाना चाहिए कि क्या है, ठीक है? अब जब नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी उसमें क्या होगा कि मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स आप लोगों की असल में फूड एडिटिव्स की स्लाइड्स थोड़ी सी ज्यादा है बाकी लेक्चर से, तो वो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? समझा मैंने आज के लेक्चर में आपको सारा डिटेल में दिया है। उस स्लाइड्स को आप लोग रीड किया करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपनी जो भी क्यूरी है उसको रेज किया करेंगे। सिर्फ सिंपल अब आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी, उसको आप रीड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फूड एडिटिव्स का वो बिल्ड करवा दिया। अगर किसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज